नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं आपका दोस्त नरेश रावत अपने इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं और हमारा जो टारगेट है वो है कि आपके कुछ नंबर अतिरिक्त जो है वो बढ़ जाएं। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने ये बताया कि पेपर को सोल्व कैसे किया जाए। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी कल की वीडियो ज़रूर देखें। आज हम पूरे गद्य खंड को रिवाइज करेंगे और वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के यानी मुख्य मुख्य बिंदुओं के आधार पर आज हम गद्य खंड की पूरी चर्चा करेंगे ताकि आपको प्रश्न याद करने में और जो प्रश्न चैप्टर के बीच से पूछे जाते हैं उनको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसमें संपूर्ण गद्य खंड की हम एक दोहराई करने जा रहे हैं। पहला जो चैप्टर है वो है बड़े भाई साहब, जिसके लेखक है प्रेमचंद और इसकी विधा है आत्मकथा, यानी अपने बारे में लिखी गई कथा आत्मकथा है। बड़े भाई साहब लेखक से कितने बड़े थे? तो बड़े भाई साहब लेखक से 5 वर्ष बड़े थे। बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे? तो बड़े भाई साहब तालीम यानी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मसले पर वो जल्दबाजी से काम लेने से बचते थे। बड़े भाई साहब ने अपने अनुज से कितने दर्जे आगे थे? तो बड़े भाई साहब अपने अनुज से 3 दर्जे यानी 3 क्लास आगे थे। लेखक की उम्र कितनी थी? लेखक की उम्र 9 साल थी। बड़े भाई साहब कितने वर्ष के थे? तो बड़े भाई साहब की उम्र जो कि पुस्तक के आधार पर वो 14 वर्ष बताई गई है। बड़े भाई साहब मकान को पायदार बनाने से पहले किसे पुख्ता बनाना चाहते थे? तो बड़े भाई साहब की मान्यता के अनुसार वो चाहते थे कि मकान की जो नींव है यानी बुनियाद वो मजबूत होनी चाहिए। पुख्ता को हम मजबूत कहते हैं। बड़े भाई साहब स्वभाव से कैसे थे? तो बड़े भाई साहब स्वभाव से अध्ययनशील थे, यानी हमेशा पढ़ते रहते थे। बड़े भाई साहब को किसका जन्मसिद्ध अधिकार था? तो बड़े भाई साहब को तंबी यानी डांट डपट यानी छोटे भाई की निगरानी का और उसे डांटने का पूरा अधिकार था। आगे कहते हैं कि वे चिड़ियों और कुत्तों की बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। बड़े भाई साहब कौन सी जमात में पढ़ते थे? जमात मतलब कक्षा या क्लास। तो बड़े भाई साहब 9वीं जमात में थे। लेखक कौन सी जमात में पढ़ता था? तो लेखक जो है यानी प्रेमचंद जी वो 5वीं जमात में पढ़ते थे, 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब के अनुसार असली चीज क्या है? तो बड़े भाई साहब के कथन अनुसार पढ़ाई नहीं है, बुद्धि का विकास असली चीज है। छोटा भाई जब बाहर से खेलकर घर लौटता तो बड़े भाई साहब उसका स्वागत कैसे शब्दों में करते थे? तो स्नेह और रौस से मिले हुए शब्द, यानी उसको डांटते थे भी और क्रोध भी करते थे उसके ऊपर, कभी कभी उसको लाड भी करते थे। बड़े भाई साहब ने अपने अनुज के सामने किसके उदाहरण रखे? यानी एक दृश्य आया था चैप्टर में कि जब उन्होंने रावण, साहेरूम, शैतान आदि को अहंकार करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में पेश किया। छोटे भाई द्वारा जवाब न देने पर बड़े भाई ने उसे किसकी संज्ञा दी? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसको कहा गया घोगा। एक लसलसे जो ऐसा जीव है जो बिल्कुल शांत रहता है, किसी भी प्रतिक्रिया का वो जवाब नहीं देगा। बड़े भाई साहब ने दादा की कैसी कमाई को बर्बाद न करने के लिए कहा? तो गाढ़ी कमाई को। बड़े भाई साहब किस कला में निपुण थे? तो बड़े भाई साहब उपदेश देने की, यानी उनको बार बार सुनाते थे। ऐसी कौन सी बातें थी जिनको सुनकर लेखक की हिम्मत टूट जाती थी? तो जब बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई पर कमेंट करते थे, यानी सूक्तिबान व्यंग्य करते थे, तो छोटे भाई की आत्मा झंझना जाती थी। टाइम टेबल में हिसाब के अध्ययन का समय क्या था? हिसाब यानी गणित, मैथ्स, 8 से 9 बजे तक, और वो भी सुबह के। प्रातः 6 से 8 तक का समय किसके अध्ययन का था? तो सुबह 6 से 8 का जो समय था वो अंग्रेजी विषय जो है उसकी पढ़ाई के लिए निर्धारित किया गया। भूगोल विषय के लिए कौन सा समय निर्धारित किया गया? तो सायं 4 से 5। भूगोल को हम इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। विविध विषयों का टाइम टेबल क्या था? 10 से 11, यानी जो बच गए उनका जो समय था, वो जो टाइम टेबल बनाया था
उसमें रात को 10 से 11 रखा गया, उसके बाद में सोना। बड़े भाई साहब को किसका अवसर मिल ही जाता था नसीहत और फजीयत करने का? लेखक फटकार और घुड़कियां खाकर भी किसका तिरस्कार न कर सका? खेलकूद का तिरस्कार। छोटे भाई ने टाइम टेबल तथा पाठ्यक्रम की पुस्तकों को क्या माना? जानलेवा और आंख फोड़ने वाली, यानी जान लेने वाली और आंखों को खराब करने वाली। मौत और विपत्ति के बीच आदमी किस में जकड़ा रहता है? यदि मौत भी सामने हो तब भी व्यक्ति के अंदर मोह माया और इसके बंधन में ही अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता है। लेखक क्या सहन कर भी खेलकूद का तिरस्कार नहीं करता था? तो फटकार और घुड़कियां, यानी फटकार मतलब डांटना और घुड़कियां होता है अपनी आंखें मोटी कर करके किसी को भयभीत करना, डराना। किस खेल की तेजी और फुर्ती लेखक के अनायास रूप से खींचती थी? तो वो जो खेल था वो था वॉलीबॉल। लेखक को कौन सा कार्य लज्जास्पद जान पड़ा? तो बड़े भाई साहब के घाव पर नमक छिड़कने का जो विचार था उसको बहुत ही लज्जास्पद यानी हीन लगा, क्योंकि एक दृश्य आता था कि बड़े भैया फेल हो गए थे और छोटा भैया पास हुआ, तो छोटे ने इनका रिवोल्ट करने के मन में विचार बनाया, लेकिन जैसे वो सामने गए और भाई को मायूस देखा तो उनका विचार उनको दयनीय लगा, यानी लज्जास्पद। छठे दर्जे में प्रथम आने पर लेखक ने क्या बदलाव आया? तो वह अभिमानी हो गया था, यानी उसको लग गया था कि वह थोड़ी सी मेहनत करने के बाद भी सफल हो सकता है। आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते या दर्जे में प्रथम आ गया। पंक्ति में किस भाव के दर्शन होते हैं? तो ये जो पंक्ति है ये छोटे भाई के मन में विद्रोह और अहंकार के भाव को दर्शाती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, अतः ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ करके उत्तर जानें। रावण को किसकी संज्ञा दी गई? तो रावण एक चक्रवर्ती सम्राट था। संसार के सभी महित किसे टैक्स देते थे? तो रावण को। कौन से देवता रावण के दास थे? आग और पानी के, यानी अग्निदेव और वरुण देव, दोनों के दोनों उसके दास बताए हैं, जैसा कि पुस्तक में लिखा गया है। शैतान नामक अभिमानी को कहाँ से कहाँ धकेल दिया गया था? तो शैतान को स्वर्ग से नरक में धकेला गया, क्योंकि उसको मानना था कि मैं ईश्वर का सबसे निकटवर्ती हूँ, तो उनको भी इस कारण स्वर्ग से नरक में धक्का दे दिया गया। 7वें दर्जे में पास होने के बाद लेखक के प्रयास को क्या माना? अंधे के हाथ बटे लगने, यानी तुक्का लग जाना। बड़े भाई ने अलजबरा और ज्योमेट्री के विषय को किसके समान बताया था? तो लोहे के चने चबाने के समान, यानी उसे लगा कि ये बहुत कठिन है, ज्योमेट्री यानी रेखागणित और अलजबरा। बड़े भाई साहब ने विलियम्स और चार्ल्स की संख्या कितनी बताई है? तो कौड़ियों विलियम्स और दर्जनों चार्ल्स। पुलिस किस कारण जुलूस को न रोक सकी? अब देखिए अगला जो चैप्टर आ गया है तो ये आ गया डायरी का एक पन्ना। पुलिस किस कारण जुलूस को न रोक सकी? भीड़ की अधिकता के कारण। सुभाष बाबू से यह किसने कहा था कि आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा कि उसे आगे बढ़ना है? वो ज्योतिर्मय गांगुली ने कहा था ऐसा। पूरी ताकत के साथ वंदे मातरम का जयघोष कौन कर रहा था? तो पूरी ताकत से वंदे मातरम का जो जयघोष करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस या सुभाष बाबू। सुभाष बाबू को पकड़कर पुलिस ने उन्हें कहाँ भेज दिया था? तो लाल बाजार जो चौकी है उसके जो लॉकअप में उनको भेज दिया गया। पुलिस द्वारा भयानक रूप से लाठी चार्ज करने पर कौन गंभीर रूप से घायल हुआ था? तो क्षितिज चटर्जी, क्योंकि उनका जो सिर था वो फूट गया था और काफ़ी गहरा जख्म उन्हें मिला था। जुलूस कहाँ आकर के टूट गया? तो धर्मतल्ला एक जगह है, उसके मोड़ पर आकर के जुलूस टूट गया था, क्योंकि उसमें ये खबर फैला दी गई कि सुभाष बाबू को हिरासत में ले लिया गया है। स्त्रियों के दल का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो विमल प्रतिभा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्त्रियों के दल यानी स्त्रियों का जो समूह चल रहा था, जत्था, उसको रिप्रेजेंट करने वाली थी विमल प्रतिभा। विमल प्रतिभा के साथ आए स्त्रियों के दल को कहाँ रोका गया? तो इन्हें बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया। ब्रजलाल गोयनका और लेखक किस जेल में एक साथ कैद थे?
तो ये दमदम जेल है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसे जो अध्याय के बीच में गद्य खंड से पूछे जाएंगे उसमें इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना है। पुलिस द्वारा कुल कितनी स्त्रियों को पकड़ा गया? तो इतिहास में पहली बार पुलिस द्वारा 105 महिलाओं को हिरासत में लिया गया और उनके साथ मारपीट भी की गई। सभा कहाँ पर होने वाली थी? तो सभा 4:24 पर मॉन्यूमेंट के बिल्कुल ठीक नीचे होने वाली थी। श्रद्धानंद पार्क में किसने झंडा गाड़ा? तो श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने अपना झंडा गाड़ा था। मॉन्यूमेंट के पास के स्थानों को पुलिस ने कब घेरा? यानी मॉन्यूमेंट के जो आसपास का जो स्थान थे उन्हें पुलिस ने सुबह 6 बजे से ही घेर लिया था। भोर मतलब प्रातःकाल से। तारा सुंदरी पार्क में झंडा फहराने कौन गए? तो तारा सुंदरी पार्क में झंडा फहराने के लिए कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह जी गए थे। किस संघ की ओर से लड़कियों ने जुलूस निकाल गिरफ्तारी दी? तो गुजराती सेविका संघ की लड़कियों ने सबसे पहले जुलूस निकाला और अपनी गिरफ्तारी दी। 11 बजे कहाँ की लड़कियों ने अपने विद्यालय में ध्वजारोहण किया यानी फ्लैग होस्टिंग की? तो मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने सुबह 11 बजते ही अपने विद्यालय में फ्लैग होस्टिंग की। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुभाष बाबू के जुलूस का जो भार था वो पूर्णोदास पर था। कलकत्ता के मैदान में कितने बजे से ही हजारों लोगों की भीड़ होने लगी थी? तो सुबह 3 यानी प्रातःकाल के 3 बजते ही कलकत्ता के मैदान में भीड़ जो है वो आने लगी थी। सुभाष बाबू कितने बजे जुलूस लेकर के आए थे? तो ठीक 4:10 पर अपना जुलूस लेकर के आए थे। सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ रोका गया? तो सुभाष बाबू के जुलूस को पुलिस ने चौरंगी जो कि धर्मतल्ले के पास ही पड़ता था वहां पर रोका गया था। हम पढ़ रहे हैं डायरी का एक पन्ना जिसके लेखक हैं सीताराम सेक्सरिया और विधा है डायरी लेखन, डायरी एंट्री। तो डायरी का एक पन्ना पाठ में किस विशेष दिन को अमर कहा गया है? तो इस पाठ में 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर कहा गया है। हिंदुस्तान में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को अभी वर्तमान में जो अभी पाकिस्तान में है, पहले लाहौर में था, लाहौर हिंदुस्तान में था, तो लाहौर के पास रावी नदी के किनारे मध्यरात्रि 12 बजे झंडा फहरा करके मनाया गया था। अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन छेड़ा? तो सत्याग्रह आंदोलन, सत्य का आग्रह करने के लिए और सबको बाइकआउट करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था। गांधी जी के आंदोलन का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? जनता के मन में आज़ादी की अलख जग गई। जैसे ही गांधी जी ने बांगडोर संभाली वैसे ही लोगों के मन में भी जो नई ऊर्जा का संचार हुआ और लोग अपनी आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगे। स्वतंत्रता के प्रचार में लगभग कितने रुपए खर्च किए गए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लगभग 2000 रुपये खर्च किए गए थे। कौन से बाजार में प्राय मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहर रहा था? तो जो बड़ा बाजार था उसमें हर छत पर यानी हर घर की छत पर ध्वजा जो रोहन किया गया था, झंडा फहर रहा था। कलकत्ता के हर रास्ते में लोगों की क्या अभिव्यक्ति थी? तो लोगों में नवीन उत्साह था और ऊर्जा का संचार बहुत ज़्यादा हुआ। कलकत्ता के प्रत्येक मोड़ पर किसकी तैनाती थी? तो कलकत्ता के हर मोड़ पर, हर चौराहे पर गोरखों और सार्जेंटों यानी जो पुलिस यातायात को कंट्रोल करती है उनकी तैनाती की गई थी। पुलिस ने सवेरा होते ही किसे घेर लिया था? तो पुलिस ने सवेरा होते ही जो है वो बड़े बड़े पार्कों को और मैदानों को घेर लिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भीड़ खड़ी ना हो, इसलिए वहां पर धारा 144 लगाई गई थी। अगला जो चैप्टर है वो है ततारा वामिरो कथा। ततारा वामिरो कथा के जो लेखक हैं वो हैं लीलाधर मंडलोई और ये एक दंत कथा है, किंवदंती कहते थे उसको। तो ततारा वामिरो कथा कहाँ की है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं, हमारे आइलैंड हैं, वहाँ की है। अंडमान
निकोबार द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो लिटिल अंडमान है दक्षिणी द्वीप। लिटिल अंडमान की पोर्ट ब्लेयर से कितनी दूरी है? तो लगभग 100 किलोमीटर। जो पोर्ट ब्लेयर है उनकी राजधानी, वहाँ से वो लगभग 100 किलोमीटर है। आपको ध्यान दिला दूं, लगभग 350 से ज़्यादा आइलैंड हैं उनको, और उन पर हर अपने की किंवदंती है। वहाँ की कथाओं के बारे में लीलाधर मंडलोई साहब ने लिखा है। ततारा वामिरो कथा उस क्षेत्र की कैसी कथा है? तो एक लोक कथा है, लोगों के द्वारा सुनी और सुनाई जाती है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कौन सा है? कार निकोबार। कार निकोबार से लिटिल अंडमान की दूरी कितनी है? लगभग 96 किलोमीटर। यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। कथा नायक की क्या विशेषता बताई गई है? कथा का नायक जो कि ततारा है, वह नेक, मददगार, सुंदर और शक्तिशाली युवक था। ततारा के गांव का नाम क्या था? ततारा के गांव का नाम था पाशा। ततारा अपनी पारंपरिक वेशभूषा में कमर में क्या बांधे रखता था? एक लकड़ी की तलवार। और लोगों की मान्यता थी कि उस लकड़ी की तलवार में एक मैजिकल तलवार है, दैवीय शक्ति है। लेकिन उसने कभी उसकी दैवीय शक्ति का और किसी ने प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देखा था, लेकिन लोगों की धारणा थी कि उसके में एक दैवीय शक्ति है। लेखक किसके साथ घायलों को देखने के लिए खादी भंडार गए थे? तो जानकी देवी के साथ। ये पिछले चैप्टर आ गया है। 26 जनवरी 1931 के दिन पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से लगभग कितने लोग घायल हुए? तो लगभग 200 लोग घायल हुए। 200 का प्रमाण इसलिए है क्योंकि 160 लोगों का तो उनके पास पूरा डाटा था, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो चोट खा करके अपने अपने घर चले गए थे। लगभग लेखक ने बताया है कि 200 लोग थे जो घायल हुए थे। चौराहे पर सार्जेंट तैनात थे और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रबंध किया गया था? तो वहां घुड़सवार वाली फौज का भी उन्होंने तैनाती की गई थी, ताकि वो दंगे को रोक सकें और कोई भी ऐसी अनर्गल गतिविधि ना हो सके जिससे कि सरकार की छवि को ठेस पहुंचे। इसलिए कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। लाल बाजार चौकी से महिलाओं को कब छोड़ा गया? तो रात को 9 बजे के आसपास कर, क्योंकि नियम है कि अगर कोई महिला पुलिस नहीं है तो अगर आपने कोई महिला अपराधी को गिरफ्तार किया तो रात को 9 बजे से पहले उसको छोड़ना पड़ेगा। घायल लोगों की देखरेख व फोटो उतरवाने का काम कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर दास गुप्ता ये कार्य कर रहे थे। अस्पतालों में लगभग कितने लोग घायल पहुंचे? तो मैंने अभी आपको बताया था कि अस्पतालों में लगभग 160 लोग जो घायल थे वो पहुंचे थे, लेकिन 40 लोग अपने अपने घर लौट गए थे। लाल बाजार लॉकअप में बंद स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो लाल बाजार में जो स्त्रियां बंद थी उनकी संख्या थी 105। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। लाहौर अधिवेशन 1929 में सभापति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के सभापति थे। पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। देशवासियों ने पूर्ण स्वतंत्रता के बलिदान की प्रतिज्ञा कब की थी? तो 26 जनवरी 1930 को मध्य रात्रि में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। आज़ादी प्राप्त होने तक प्रतिवर्ष 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता रहा है? स्वाधीनता दिवस के रूप में। खादी भंडार पहुंचने पर कांग्रेस ऑफिस से फोन कब आया? करीब 8 बजे, रात्रि के 8 बजे का समय चल रहा था जब खादी भंडार पहुंचे और कांग्रेस ऑफिस में फोन आया था। अब अगला प्रश्न जा रहा है, ततारा की तलवार में कौन सी शक्ति थी? तो अद्भुत दैवीय शक्ति, एक मैजिकल स्वॉर्ड उसको कहा गया। ततारा शाम के समय दिन भर अथक परिश्रम करने के बाद कहाँ निकल पड़ा था? समुद्र किनारे टहलने के लिए। ठंडी हवा कहाँ से आ रही थी? तो ठंडी हवा समुद्र से धरती की ओर आ रही थी। ततारा किसके प्रभावी गायन को सुनकर अपनी सुध बुध खो बैठा? तो ततारा वामिरों के एक सुंदर गीत को सुनकर के, एक प्रभावी गायन को सुनकर के अपनी सुध बुध खो बैठा था। ततारा की तंद्रा कैसे भंग हुई? ततारा की तंद्रा लहरों के एक प्रबल वेग से उनकी तंद्रा भंग हुई। और वामिरों की तंद्रा कैसे भंग हुई? यहाँ पर वामिरो आएगा। वामिरो किसको निहारते हुए गीत गा रही थी? तो वामिरो समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को देख करके संध्या गीत गा रही थी। वामिरो
कैसा गीत गा रही थी? एक श्रृंगारिक गीत था, संध्या के मिलन का। जब सूर्य और पृथ्वी का मिलन होता दिखता है जैसे क्षितिज की तरफ, तो वहाँ की बात कर रहे थे। तो एक श्रृंगारिक गीत था जो कि मिलन का गीत था। समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य कौन समझता था? ततारा, क्योंकि वो बहुत ही नेक दिल और साहसी और काफ़ी सहृदय व्यक्ति था। द्वीपवासी किस कारण ततारा के पास रहना चाहते थे? तो द्वीपवासी उसके आत्मीय स्वभाव के कारण, यानी मिलनसार व्यक्तित्व के कारण सब लोग उसको अपने पास रखना चाहते थे। ततारा को समूचे द्वीपवासी कब कब आमंत्रित करते थे? तो पर्व त्योहारों पर, अगर किसी के घर में कोई फंक्शन है, त्यौहार है, तो इस अवसर पर उसे बुलाया जाता था। वामिरों के गीत के बीच में ततारा को किसका संगीत सुनाई दे रहा था? तो समुद्र की लहरों का संगीत। जैसे समुद्र संध्या काल पे अगर हाई टाइड हो तो समुद्र की लहरें बहुत सुंदर सा एक संगीत जो है उत्पन्न करती हैं, तो लहरों का संगीत वहाँ सुनाई दे रहा था। विचार मग्न ततारा कहाँ बैठकर अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा? तो समुद्री बालू पर बैठकर, यानी जो रेती थी समुद्र के किनारे, वहाँ पर बैठ करके विचार मग्न होकर के ततारा रंग बिरंगी अंतिम किरणों को समुद्र पर निहार रहा था। ततारा ये वामिरो किस हड़बड़ाहट में गाना भूल गई? तो समुद्री ऊंची लहर के भिगो देने से हड़बड़ाहट में वामिरो जो है वो गाना भूल गई। ये ततारा इसके जगह नहीं, इसके जगह आएगा वामिरो। ततारा ने किस भाव से वामिरो से गीत गाने की प्रार्थना की? बड़े विनम्रता पर, एक हम्बल जेंटल रिक्वेस्ट की उसने कि मुझे इस गाने को सुनाया, क्योंकि इस गाने ने उसके अंतः चेतना को हिला दिया है। वामिरो किसे सामने देखकर विस्मित हुई? ततारा को देख करके। वामिरो ने ततारा के प्रश्न का उत्तर कैसे दिया? स्वयं को संयत करके और बेरुखी से उत्तर दिया, यानी खुद को पहले कंट्रोल किया और फिर बड़ी रूडली बिहेव किया कि आप मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हैं। वामिरो को देखकर ततारा की अवस्था कैसी हो गई थी? वह भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा था, यानी हर पल वह हमेशा वामिरो के ख्यालों में ही खोया रहता था। मैं अपने गांव के सवालों के अतिरिक्त किसी अजनबी के सवालों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। ये पंक्तियाँ किसने किससे कही? तो ये पंक्तियाँ वामिरो ने ततारा से कही थी। वामिरो के गांव का नाम क्या था? तो वामिरो के गांव का लपाती था। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ततारा के बार बार गीत गाने की प्रार्थना के बदले वामिरो की क्या प्रतिक्रिया हुई? वामिरो झुंझला उठी थी, यानी वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, क्योंकि उसने अजनबी ने उसके सामने आकर के बार बार गीत सुनने की प्रार्थना की थी। वामिरो के गीत को सुनकर ततारा की कैसी दशा हुई? वह सम्मोहित हो गया। सम्मोहित को इंग्लिश में हिप्नोटाइज कहते हैं, यानी बस उसी के ख्यालों में हो डूबा रहा, अपनी सुध बुध खो बैठा था वो, मतलब अपने आप को सम्मोहित सा हो गया था वो। भयवश सामने आने से कौन झिझक रही थी? तो ये थी वामिरो, क्योंकि वो पब्लिकली यानी गांव के लोगों के सामने आना नहीं चाहती थी, इसलिए वो झिझक रही थी। ततारा वामिरो को एक साथ देखकर कौन क्रोध उठा? तो वामिरो की माँ। जैसे ही ततारा और वामिरो एक साथ खड़े हुए दिखाई दिए, वामिरो की माँ को बहुत क्रोध आया, उसने उसे काफ़ी जली कटी सुनाई। नारियल के झुरमुटों के में किसकी आकृति दिखाई दी? वामिरो की। एक दूसरे को मूर्तिवत कौन ताकते रहे? ततारा और वामिरो। कहते हैं कि वो एक दूसरे से बिल्कुल बोलते नहीं थे, लेकिन घंटों तक एक दूसरे को वो देखते रहते थे, लेकिन मुंह से एक शब्द भी कभी नहीं बोलते थे। ततारा वामिरो के मूक प्रेम को किसने भांप लिया था? तो लपाती गांव के कुछ जो युवक थे, उन्होंने इस मूक प्रसंग को भांप लिया था और उसे बढ़ा चढ़ा करके उसकी माँ के सामने पेश किया गया। इस कारण माँ भी क्रोध में आ गई और उसे भी इसी कारण उसने जो उसको भला बुरा कहा। तो ततारा वामिरो के मुंह अच्छे आ गए। पशु पर्व का आयोजन कहाँ था? तो पासा गांव में, यानी जो ततारा का गांव था उसमें पशु पर्व का आयोजन था। किसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया? तो वामिरो की माँ ने उसे बहुत तरह तरह से अपमानित किया, यानी बहुत जली कटी सुनाई। ततारा के विरोध में तरह तरह की आवाज़ें कौन उठाने लगे थे? तो गांव के जो नवयुवक थे, जो पहले से ही उनके मूक प्रसंग को जानते थे, वो भी उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। ततारा वामिरो के सामने किस रूप में प्रस्तुत था?
एक सुंदर, बलिष्ठ, बेहद शांत, सभ्य और बड़ा भोला, यानी ये सारी विशेषताएं उसके बारे में, ततारा के बारे में बताई गई हैं, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, बहुत शांत है, काफ़ी जेंटल और बहुत ही भोला भाला व्यक्ति। वामिरो की आंखों में किसका और कैसा चेहरा तैर जाता था? तो ततारा का यातना भरा चेहरा। जब भी वामिरो घर जाकर के उसने अपनी आंखें बंद की, उसे लगा कि जैसे उसके सामने ततारा हाथ जोड़ करके याचना करता हुआ बैठा हुआ है और गीत सुनने के लिए बार बार प्रार्थना कर रहा है। व्यथित हृदय लेकर ततारा का दिन कैसा गुजरने लगा? तो आंच रहित एक ठंडा उबाऊ दिन, यानी जब वो बेचैन था तो उसे लगा कि दिन नहीं कट रहा है और उसे दिन बहुत जो है बोरिंग लग रहा था। वामिरो की प्रतीक्षा में ततारा को एक एक पल कैसा लगने लगा? पहाड़ की तरह भारी, यानी सबसे दुनिया का जो कठिन कार्य है, सबसे टिपिकल टास्क है, वो है किसी का इंतजार करना, तो ये भी वही है। वामिरो के घर की ओर लौटने पर भी ततारा वहीं पर किस प्रकार खड़ा रहा? निश्चल और शब्दहीन, यानी बिना हिले डुले और बिना कुछ बोले बस एक टक उसी को निहारता रहा जब तक वो अदृश्य नहीं हो गई। लपाती गांव की पौराणिक परंपरा क्या थी? वहाँ की परंपरा है कि गांव के लड़के और गांव की लड़की ही आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। किम कर्तव्यमूढ़ शब्द का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा लीजिएगा, क्योंकि एक ऐसी अवस्था आती है जब मनुष्य यह निर्णय नहीं ले पाता है कि उसे क्या करना है और उसे क्या करना चाहिए। किसका दुख किसे और गहरा रहा था? तो वामिरा का दुख ततारा के दुख को और भी ज़्यादा यानी बढ़ा रहा था। ततारा का क्रोध किसकी तरह लगातार बढ़ रहा था? तो ततारा का जो क्रोध था वो वोल्केनो, बिल्कुल ये तो आग की तरह या ज्वालामुखी की तरह बढ़ रहा था। ततारा ने अपनी तलवार को धरती में क्यों घोंप दिया था? अपने क्रोध का शमन करने के लिए, यानी अपने क्रोध को, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, उसका दमन करने के लिए उसने अपनी तलवार को ताकत से धरती में गाड़ दिया था, घोंप दिया था। गड़गड़ाहट गूंजने, धरती में दरार पड़ने वह फटने का दृश्य ग्रामीणों के लिए कैसा प्रतीत हुआ? भयाकुल, और जिसे देख करके सब सिहर उठे थे। जैसी आसमान में गर्जना हुई और धरती में दरार पड़ने लगी तो वहां पर खड़े हुए सभी जो ग्रामीण थे वो डर गए थे और उनके सब की रूह कांपने लगी थी, सिहर उठ रहे थे। ततारा किस ओर फिसलता जा रहा था? तो ततारा, क्योंकि छोटे से द्वीप पर था जो कि उससे में कटा हुआ था, वह समुद्र की सतह की ओर फिसलता जा रहा था। किसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई थी? तो वामिरो की जो चीख थी वो गड़गड़ाहट में डूब गई थी। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु के बाद निकोबार द्वीप पर क्या परिवर्तन हुए? तो इस घटना के बाद निकोबारी यानी वहाँ के जो लोकल आइलैंड वासी थे, उन्होंने एक दूसरे गांवों में या दूसरे आइलैंड में, दूसरे द्वीपों पर अपने बच्चों के वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। तो उनकी मृत्यु के बाद वहाँ थोड़ा सा परिवर्तन आया। तो ये घटना ऐसी घटना है जिसने खुद ने बलिदान दिया, और लेकिन उसके बाद की जो परिपाटी थी वो बदल गई।